वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के टॉपिक को पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद जेई डायरेक्ट में हम लोग जेई मेन पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे कुछ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या होता है। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस में आएगा। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए। जैसे मान लो ए से बी बन रहा है, ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, ए से बी और बी से ए बन रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए तब क्या होगा, इक्विलिब्रियम आएगा। मतलब ए से बी के बनने का रेट इक्वल हो जाए बी से ए के बनने के रेट के, तो उसे हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब रेट क्या होता है, रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम रिएक्शन के केस में। ठीक है, और जो कंसंट्रेशन है ये हम लोग कंसीडर करेंगे इक्विलिब्रियम में मोल पर लीटर, दैट इज मोलेरिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो जो मेजरेबल टर्म है जैसे कि कंसंट्रेशन, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी जीरो होगा, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जब इक्विलिब्रियम आता है तो रिएक्शन कोसेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है। अब ये दोनों होता क्या है इसे डिस्कस करेंगे। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसे हम लोग के या के इक्विलिब्रियम से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे चल के इसे हम लोग के सी और के पी भी बोलेंगे। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का रेशियो। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन इस तरह से है, जो ये फॉर्मूला है ए जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, बी बी सी सी प्लस डी डी, ए बी रिएक्टेंट है, सी डी प्रोडक्ट है, स्मॉल ए और स्मॉल बी इसका कोफिशिएंट है, स्मॉल सी और स्मॉल डी प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। जैसे कि हमारा रिएक्शन है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्टेंट, अमोनिया प्रोडक्ट, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1, हाइड्रोजन का 3, अमोनिया का 2। तो उसी तरह ए बी सी डी कोफिशिएंट है। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है अगर कंसंट्रेशन के टर्म में लेंगे तो के सी बोलेंगे। प्रोडक्ट में जो टर्म है सी एंड डी, इसका पावर जो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, अपॉन रिएक्टेंट में जो टर्म है ए एंड बी, पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सिमिलरली जब के पी की बात करें तो कंसंट्रेशन के बदले पार्शियल प्रेशर ले लेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का पावर जो कोफिशिएंट है सी का, इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी का पावर जो कोफिशिएंट है। सिमिलरली रिएक्टेंट के लिए नीचे आएगा, ऊपर प्रोडक्ट का टर्म, नीचे रिएक्टेंट का टर्म। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं। सेम मोल फ्रैक्शन ऑफ सी का पावर सी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ डी का पावर डी अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का पावर ए इंटू बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का पावर बी। लेकिन इसका यूज आपको क्वेश्चन में ज़्यादा होता नहीं है, ज़्यादा हमें के सी और के पी का ही यूज आएगा। ठीक है, अब के सी और के पी का रिलेशन जैसे हम लोग याद रखते हैं ना, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, तो पी क्या हो जाएगा, एन अपॉन वी आर टी। तो P क्या हो गया, N/V कंसंट्रेशन होता है मोलरिटी इंटू आर टी। तो इसी से याद रख सकते हैं के पी इक्वल्स टू के सी, पी और सी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन। और डेल्टा एन जो है ये क्या होगा, प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे C + D माइनस A + B, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 माइनस 1 + 3 दैट इज -2। ठीक है, ये डेल्टा एन होगा। के पी और के एक्स, के पी के सी के बदले के एक्स आ जाएगा इंटू प्रेशर का पावर डेल्टा एन। इसका भी यूज ज़्यादा होता नहीं है। और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर डेल्टा एच है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेशियो लॉग के टर्म में log K2/K1 डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1/T1 - 1/T2 होगा। ये आर्हेनियस इक्वेशन से हम लोग 12th में केमिकल काइनेटिक्स में डिराइव भी करते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे। ये डेल्टा जी नॉट -2.303 आर टी लॉग बेस 10 के, ये लॉग बेस 10 में आएगा। ये भी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ड्राइव करते हैं। अभी हम लोग डायरेक्ट फार्मूला देखेंगे। अब जो रिएक्शन कोसेंट है ये क्या होता है, तो रिएक्शन कोसेंट होता है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वही एक्सप्रेशन होगा। लेकिन जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने पढ़ा है ये तब पढ़ा है जब हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है रेट इक्वल होगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का, मतलब जो मेजरिंग टर्म है कंसंट्रेशन वो इक्वल होगा। अगर ऐसा नहीं हो तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होगा।
उस टाइम पे जो ये एक्सप्रेशन होगा इसकी वैल्यू को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, जिसे क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। ये होता है जितना मोल डिसोसिएट हो गया अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल। जैसे ए से बी बन रहा है, अगर स्टार्टिंग में रिएक्शन से पहले ये ए है, ये 0 है, टी डैश पे अगर ये ए माइनस एक्स है तो ये भी एक्स बनेगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ, कितना डिसोसिएट हो रहा है, एक्स अपॉन स्टार्टिंग में कितना था ए, एक्स अपॉन ए, इसी ही हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसकी वैल्यू हमेशा अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 1 होगी और 0 से ज़्यादा होगी। तो परसेंटेज में अगर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब मॉलिकुलर मास के टर्म में अल्फ़ा जो निकालते हैं ये होता है डी माइनस डी अपॉन एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो डी है ये वेपर डेंसिटी है, जो कैपिटल डी है ये थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी और स्मॉल डी जो है ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी। तो मोलर मास के टर्म में भी हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें एक होता है एक ली चटेलियर प्रिंसिपल। ली चटेलियर प्रिंसिपल का मतलब है अगर हमारा कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, फिर अगर हम लोग कुछ उसमें चेंज करें, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन कुछ भी चेंज करें, तो उसका इक्विलिब्रियम जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उस डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज़ करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसे ही हम लोग बोलते हैं ली चटेलियर प्रिंसिपल। सबसे पहला फैक्टर हम लोग कंसंट्रेशन का देखेंगे। जैसे कि मान लो ए से बी हमारा रिएक्शन है, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट का बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। सिमिलरली अगर घटाएंगे तो उल्टा होगा, रिएक्टेंट का घटाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, प्रोडक्ट का घटाएंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब पहले वॉल्यूम का देख लेते हैं। वॉल्यूम का जस्ट अपोजिट, पहले प्रेशर का देख लेते हैं। प्रेशर का जस्ट अपोजिट वॉल्यूम का होगा। तो सिंपल याद रखना, अगर प्रेशर इंक्रीज़ करें तो हमारा रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगा जिधर नंबर ऑफ़ गैसियस मॉलिक्यूल्स कम होंगे। जैसे कि हमने ऊपर रिएक्शन लिखा था N2+3H2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये 2 अमोनिया बना रहा है, ये भी गैस है। ठीक है। तो यहाँ पे 4 गैस है, यहाँ पे 2 गैस है। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि राइट साइड गैस कम है। इसका जस्ट अपोजिट वॉल्यूम के इंक्रीज करने से होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इनर्ट गैस का इफेक्ट। तो इनर्ट गैस के लिए अगर हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इनर्ट गैस ऐड करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस ऐड करें, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ने का जो इफेक्ट होता था वही होगा प्रेशर का अपोजिट। ठीक है। और टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है, टेम्परेचर चेंज करने से देखो, टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करें, ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन, घटाएंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन। और एक्जोथर्मिक है तो इसका उल्टा होगा। ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। इस पे भी डेल्टा जी नॉट 2.303 RT ln Q log base 10 Q, इस पे जो है हम लोग इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर से इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये इक्वेशन हमने पहले डिस्कस किया है। तो ये सारे फॉर्मूला है, अगर आपको आ जाएगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाएंगे।